नमस्कार। आज हम विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आपकी 12th की लगभग 60% जो भौतिक विज्ञान है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है विद्युत आवेश पे। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि विद्युत आवेश होता कैसे है, विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है और विद्युत आवेश करता क्या क्या है। सबसे बेसिक चीज, सबसे पहला टॉपिक, आइए जानते हैं विद्युत आवेश के बारे में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप यहाँ से विद्युत आवेश पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको कभी विद्युत आवेश पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अभी जैसे सर्दियाँ का मौसम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप अपनी जर्सी को निकालते हैं, जो आपने स्वेटर पहना है उसको निकालते हैं तो आपको चिड़चिड़ की आवाज सुनाई देती है। दूसरा एक और कि आप बैठे हैं अपनी चेयर पे और आप एकदम से उठते हैं और किसी धातु को टच करते हैं तो आपको एकदम करंट जैसा महसूस होता है। यही विद्युत आवेश है, यही विद्युत आवेश है। अब विद्युत आवेश की मैं परिभाषा आपको बता देता हूं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करता है। अब बात आती है कि पदार्थ विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता कैसे है या उसको अनुभव कैसे करता है। अगर हम पूरे अपने यूनिवर्स में देखते हैं तो जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं सब न्यूट्रल अवस्था में है। लेकिन जब वो पदार्थ आवेशित होते हैं तो आवेशित होने के बाद वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव दिखाते हैं। विद्युत प्रभाव कब दिखाएगा, चुंबकीय प्रभाव कब दिखाएगा, ये हम आगे वीडियो में आप लोग जान जाएंगे। लेकिन सबसे पहले किसी भी पदार्थ का आवेशित होना जरूरी है, जिसके कारण ही वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसको अनुभव करता है। ये तो ठीक है सर, लेकिन विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कैसे होते हैं? उसके लिए पहले आप एक छोटा सा आ जाइए, केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वहां से मैं शुरू करता हूँ। कोई भी पदार्थ है, उसका कोई भी परमाणु है, तो परमाणु का जो हमारे पास संरचना है वो क्या है? हम सब जानते हैं कि जो केंद्र है उसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के, इस केंद्र के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हम सब लोगों ने पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर क्यों लगाता है और प्रोटॉन सेंटर में ही क्यों रहता है। क्योंकि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है किसका, प्रोटॉन का, वो हमेशा अधिक होगा। ये तो निश्चित है कि हमेशा उतना ही रहेगा, द्रव्यमान कम ज़्यादा नहीं होता है। और द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का है वो कम होता है, जिसके कारण प्रोटॉन सेंटर में रहता है और न्यूट्रॉन चक्कर लगाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखेंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन अंदर घूमता है। ये हालांकि फिजिक्स से रिलेटेड अभी के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, ये केमिस्ट्री में आपको पता लग गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर दो में यहाँ पे ये एक परमाणु की स्ट्रक्चर, दो परमाणु की स्ट्रक्चर अगर मैं बना लेता हूं और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले परमाणु पे आ जाए, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड परमाणु पे आ जाए तो अब ये दोनों परमाणु आवेशित हो जाएंगे। जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया है कि आप अपना स्वेटर निकाल रहे हैं और चिड़चिड़ की आवाज आ रही है, वो इसी से रिलेटेड है।
आगे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बेसिक चीज सबसे पहले, अगर किसी भी पदार्थ को आवेशित होना है तो उसका सबसे पहले जो तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाए। अगर दो पदार्थ हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाए। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पे या दूसरे पदार्थ पे चला जाए तो ये दोनों ही, पहला भी और दूसरा पदार्थ भी आवेशित हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये अभी मैं पूरी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको पूरा विद्युत आवेश के जो पृष्ठभूमि है, किस तरह से विद्युत आवेश आया, किस तरह से काम करता है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वो डेफिनेशन क्या आपको एग्जाम में लिखना है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। उस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, एक बार समझ लें, थोड़ा वक्त दीजिए, देखते रहिए। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, दो तरह के आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब मैं इनको बता देता हूं कि जब ये दोनों आवेशित हुए तो यहीं से धन आवेश और ऋण आवेश का आपको पता लगेगा। होता क्या है कि हम सब जानते हैं कि हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन, इसको हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं नहीं तो आप लोग दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, हर एक परमाणु में। तो हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। ये बिल्कुल एकदम आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट परमाणु का, फर्स्ट पदार्थ का इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, कब जाएगा, किस तरह से जाएगा, वो बस आप 2 मिनट बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब फर्स्ट वाले पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा तो आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले परमाणु में या इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कम नहीं हो जाएगी प्रोटॉन से? और दूसरे वाला जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या से। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। भाई मैंने कहा कि पहले पदार्थ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये समझने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप बने रहें बस। जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम बता क्यों रहे हैं? हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पहले वाला जो पदार्थ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जो दूसरे वाला पदार्थ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको, मेरा जो मेन मोटिव है बताने का वो यही था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कैसे है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा, धन आवेश हमेशा उस पदार्थ पर आएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, धनावेश होगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर ऋणावेश होगा। ये बात याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक। अब एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो किया हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कि उन्हें पता कैसे लगा चीजें आवेशित हो रही हैं, धन आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है। एक उन्होंने कांच की छड़ ली, ठीक, ये है कांच की छड़, और एक लिया रेशम का कपड़ा।
रेशम का कपड़ा। जब इस रेशम के कपड़े को इस कांच की छड़ पर रगड़ा गया, रब किया गया, जो भी आप समझे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आ गया है। क्या आ गया है? ऋण आवेश। ठीक। और कांच की छड़ पर धन आवेश आ गया, पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश। अच्छा जी, ये हुआ कैसे? ये हुआ अपने आप, उन्होंने तो सिर्फ पता किया कि ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो ना। और फिर यही काम उन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ पे भी किया। फिर उन्होंने यही काम एक प्लास्टिक की छड़ पे भी किया। एक प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक है, इस बार छड़ थी प्लास्टिक की, और कपड़ा लिया गया, उसको कहा जाता है कैट्स फर। ठीक है, कैट्स फर लिया, कपड़ा नहीं कैट्स फर लिया। और जब इस कैट्स फर को इस पर उन्होंने घिसा या रब किया, तो क्या देखा गया कि इस बार कैट्स फर पर पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि कैट्स फर धन आवेशित हुआ है और प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित हुई है। ये उन्होंने पता लगाया कि ऐसा हुआ है। अब पता कैसे लगाया वो हम जान लेते हैं। जब उन्होंने एक और कांच की छड़ ली और ऐसा किया और दोनों कांच की छड़ को पास लेके गए, तो दोनों कांच की छड़ों ने एक दूसरे को एक कांच की छड़ के साथ जब वापस से सेम यही प्रोसेस किया गया और दोनों छड़ को पास ले जाया गया, तो उन दोनों छड़ में आपस में प्रतिकर्षण देखा गया, प्रतिकर्षण। ठीक है। और यही चीज जब प्लास्टिक की एक और छड़ के साथ भी यही काम किया गया, तो प्लास्टिक की छड़ में भी प्रतिकर्षण देखा गया। समझ रहे हैं ना? कांच की छड़ में भी प्रतिकर्षण, प्लास्टिक की छड़ में भी प्रतिकर्षण देखा गया। तब वैज्ञानिकों ने जो पता लगाया कि अगर दोनों पदार्थ पर, दोनों छड़ पर आवेश समान है, आवेश समान है, तो प्रतिकर्षण होगा। और जब प्लास्टिक की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाया गया, तो इन दोनों में आकर्षण देखा गया। समझ रहे हो? कांच की छड़ पे धन आवेश है, प्लास्टिक की छड़ पर ऋण आवेश है। तो यहां से क्या पता लगा कि आवेश अगर विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। कभी भी अगर दो धन आवेश है या दो ऋण आवेश है, तो हमेशा उनमें प्रतिकर्षण होगा। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा। एक्सपेरिमेंट और भी बहुत हुए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। मेरा मानना है कि आप लोग उतना जान लें जितना बहुत ज़रूरी है, और आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो ज़रूरी है, सिर्फ उतना जान लें। हम लोग फोकस कर रहे हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम पे, और मेरा ये विश्वास है कि आप बने रहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, एक भी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब विपरीत आवेश होगा तब आकर्षण होगा। ये पूरी कहानी बताने का जो था मेरा यही मकसद था। आवेश केवल दो ही तरह की प्रकृति आवेश की होती है। आवेश की प्रकृति केवल दो ही तरह की है, केवल दो प्रकार से आवेश काम करेगा, काम करता है, या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण। पूरी जो आपका विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र चैप्टर है, और आपकी 60% जो 12वीं का भौतिक विज्ञान है, वो इसी चीज पे चलेगा। ध्यान रखना कि अगर
आवेश विपरीत है तो आकर्षण, और अगर सजातीय हैं तो प्रतिकर्षण। ये ठीक है। अब ये मैंने आपको पूरा विद्युत आवेश के बारे में कैसे पता लगा, किस तरह से चीज़ें हुई, मैंने आपको पूरा बता दिया है। लेकिन अभी जान लीजिए कि हमको करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करता है। ये एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जान लीजिए, नोट पॉइंट है। आपने पढ़ा विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, अगर आवेश, विद्युत आवेश, आवेश अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करेगा और महसूस करेगा और क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश गतिमान है तो पहले वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बात जान लीजिए, ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन में नहीं लिखना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान है तो पहले चुंबकीय क्षेत्र और फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वापस आ जाते हैं आपके जो परिभाषा है उस पर हम लोग। तो आइए देख लेते हैं। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करता है। मैंने आपको बता दिया है कि उत्पन्न कैसे होता है। विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर गया। और चुंबकीय प्रभाव कब हुआ, जब वही आवेश गतिमान अवस्था में होगा तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। वापस से जान लीजिए, इसमें इतनी मुझे ये कहानी मैंने बताई है कि आपको, मुझे नहीं लगता इस परिभाषा को पढ़ने में कोई दिक्कत हुई होगी। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न एवं अनुभव करता है। देखिए, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, एग्जामिनर आपका जो भी होगा, वो आपको नहीं जानता है आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में कितना सुंदर लिखा है, यही देख के वो आपको नंबर देगा। तो आप यही डेफिनेशन अगर लिख के छोड़ देंगे, यही परिभाषा लिख देंगे और आप सोचेंगे कि वो मुझे 2 नंबर दे देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। समझ जाइए, नहीं देगा। अगर चाहिए तो ये आपको लिखना है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदिश राशि क्या होती है, पढ़ लिया होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, मेरा काम है बताना। देखो, अब ये Q आवेश हम लोग मानेंगे, ये Q आवेश है। अब ये जो Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र आप आगे पढ़ेंगे तो इसका जो क्षेत्र है वो चारों तरफ है। ठीक है, विद्युत आवेश का क्षेत्र क्या होता है, ये पूरा टॉपिक है। हम 3 लेक्चर के बाद विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ आप समझ लीजिए। वो चारों तरफ है। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि विद्युत आवेश का जो क्षेत्र है वो इधर ना होकर और सिर्फ इधर हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी एक डायरेक्शन में, वो सब जगह है। मतलब दिशा का कोई प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विद्युत आवेश अदिश राशि है। एक चीज जो इसमें और लिखनी है, बहुत जरूरी है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, बताइए। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये लिखना है, बहुत ही जरूरी लिखना है। ठीक है, जो मैंने इस साइड लिखा है वो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, जो पहले से टाइप किया हुआ है। ये पूरी जो कथा रामायण मैंने आपको सुनाई है कि आप विद्युत आवेश को समझ जाएं।
विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, एक चीज और इसमें आपको लिखनी है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर 2 नंबर में आता है तो आपको ये लिखना है, इतना लिखना ही है, क्या, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण होता है सजातीय आवेश में, और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। इतना आपको लिखना है अपनी कॉपी में, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर कॉपी पढ़े और उसके दिमाग में बस एक चीज, यार बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, विद्युत आवेश 2 नंबर में आएगा तो पूछा जाएगा विद्युत आवेश क्या होता है, इसका मात्रक बताइए। या मात्रक नहीं भी पूछा गया है, आपसे नहीं पूछा गया है कितने प्रकार का है, आपसे नहीं कुछ भी पूछा गया है, पेपर में सिर्फ आया है विद्युत आवेश किसे कहते हैं या विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप इतना लिखिए, इतना लिखिए। 2 नंबर मिलेंगे वो जरूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे शायद तब भी मिल जाए, लेकिन उससे एग्जामिनर 2 नंबर का क्वेश्चन आप सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, एग्जामिनर को वो कॉन्फिडेंस आएगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है। और अगर आप अपने शुरू के जो 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें अपने कॉपी चेक करने वाले को ये विश्वास दिला देंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ गुरु, आपकी कॉपी में जब वो देखेगा कि विद्युत आवेश पूछा गया था, उसने बताया है कि अदिश राशि है, उसने लिखा है मात्रक कूलाम है, उसने बताया है 2 प्रकार का है, धन आवेश ऋण आवेश, उसने बताया कि सजातीय में प्रतिकर्षण और विपरीत में आकर्षण होता है, गुरु भाई ये बच्चा सब कुछ जानता है, यही वो कॉन्फिडेंस है जो हमें एग्जामिनर को देना है। तो अगर आप अपने 2 नंबर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लिखते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जब आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो जहां आप 4 स्कोर कर रहे होंगे वहां पेन ऑटोमेटिक 5 नंबर के लिए चल जाएगा, 100% चल जाएगा। ये ध्यान रखना, परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन बना लो भाई, अच्छा लिखो। और अगर यहाँ से विद्युत आवेश 5 नंबर में आता है तो एक चीज आपसे और पूछी जाएगी, वो क्या, कि विद्युत आवेश क्या होता है, उसके गुणों के बारे में बताइए। ठीक है, विद्युत आवेश के 3 गुणों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 3 गुण है, आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की योज्यता। ठीक है, योज्यता लिखा हुआ है, ये रहा विद्युत आवेशों की योज्यता। तो 3 गुण है, इन 3 गुणों के बारे में आप समझ लीजिए क्या होते हैं। आवेश भी ऊर्जा का ही एक रूप है और आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से आप आवेश को भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर होता है तब विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इधर से इधर, तो मतलब हम कहीं से कुछ नया तो लाए ही नहीं है, उतना ही है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर गया है, यही लिखा हुआ है। किसी विलगित निकाय, ये तो मुझे बताना है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, विलगित निकाय क्या होता है अभी समझाऊंगा। में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब आ जाओ विलगित निकाय क्या होता है। ये जी विलगित निकाय है, बन गई विलगित निकाय, लेकिन ऐसे नहीं बनी, इसके अंदर 2 पदार्थ हैं, एक है 1 एक है 2, और किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अब ये विलगित निकाय है, इसमें 2 पदार्थ हैं, इसका कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर आज सर्दी है, इसके बाहर आज गर्मी है, क्या नहीं है,
इसका कोई प्रभाव नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये विलगित निकाय है, इसके अंदर दो पदार्थ हैं, इसके बाहर दुनिया में क्या चल रहा है इस निकाय पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसमें आवेश हमेशा नियत रहेगा, टोटल आवेश इसका नियत होगा। ठीक है, इसमें से चाहे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाए, चाहे इसमें से इसमें चला जाए, लेकिन टोटल आवेश नियत रहेगा। बस यही समझ गए हैं ना? टोटल आवेश नियत रहेगा, मतलब अब इन दोनों पदार्थ पे जो आवेश आज है, चाहे इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाए 2 पे, चाहे 2 के 15 हो जाए 1 पे, लेकिन टोटल जो आवेश है इस विलगित निकाय का वो हमेशा नियत रहेगा। यही आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा जो गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। मैं आपको बताऊं, आवेश पूरा जितना भी मैंने आपको बता रहा हूँ, आवेश जो भी आवेश आ रहा है किसी भी पदार्थ पे, वो आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्वांटीकरण में बताया क्या गया है कि कभी भी आवेश ऐसे नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन आवेश आ गया, ठीक है, 2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश इस पदार्थ पे आ गया, नहीं, वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होगा, प्राकृतिक संख्या इंटीजर के रूप में होगा। समझ गए हैं? यानी कि हमेशा जो फॉर्मूला है, जो आवेश ट्रांसफर होता है, जो आवेश किसी भी पदार्थ पे आता है, वो आता है Q, जो हम आवेश के लिए लिखते हैं, प्लस माइनस NE। N आप लोग जान रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये प्लस माइनस कैसे है? अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया होगा तो चार्ज आएगा हमेशा के लिए माइनस, यानी कि ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा तो हमेशा के लिए उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा हमेशा के लिए धनात्मक। ठीक है, तो यही है कि ये जो n का नंबर है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नहीं, जब भी होगा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जहाँ n होता है 1 2 3, कहाँ तक? n तक। समझ गए? तो n की वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या है, एक इंटीजर है, हमेशा ये कभी भी आपको 1/2 2/3 4/5 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। और आवेश के क्वांटीकरण की जब आप परिभाषा लिखेंगे, आपको इतना लिखना जरूरी है। फिर वही बात, कॉपी अच्छा बनाओ। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश का यही गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। समझ गए हैं? तीसरा आता है विद्युत आवेश की योज्यता। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक विलगित निकाय हमने ली है, जब हम आवेश के संरक्षण की बात कर रहे थे, उसमें एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है। अब इस पदार्थ को छोड़ के यहाँ पे मैं आपको योज्यता समझा देता हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। भाई मेरे पास Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है, Q5 आवेश है, ऐसे मेरे पास N आवेश है। योज्यता बताती क्या है कि जो टोटल कुल जो आवेश होगा वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। ये भी लिखना है भाई पूरा, दोनों बॉक्स एज इट इज बनाने हैं। ये एक विलगित निकाय है जिसमें ये आवेश हैं, और इन आवेशों को अगर मैं गणितीय जोड़ कर दूं, जब मैं गणितीय जोड़ कह रहा हूं तो मतलब जिसके पास जो चिन्ह है, जिस आवेश का जो सिंबल है, यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो यहाँ पे उसी माइनस के निशान के साथ हम लोग जोड़ कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का निशान है तो उसी माइनस के निशान के साथ हम लोग जोड़ कर रहे हैं। अगर मैं बीजगणितीय योग कर दूं तो मेरे पास कुल आवेश इस निकाय का आ जाएगा। विद्युत आवेश की योज्यता किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया है। जो
चिन्ह जिस आवेश पर है, अगर हम उसी चिन्ह के साथ उसको जोड़ देते हैं तो उसको हम बीजगणितीय आवेश बोलेंगे। ये अगर आपके एग्जाम में 5 नंबर में कभी विद्युत आवेश के बारे में आया और आपने ये लिखा, तो आप फ्री हो जाइए, आपके 5 में से 5 आ रहे हैं। ना केवल आ रहे हैं, आप अपने एग्जामिनर को भरोसा दिला रहे हैं कि हम एक अच्छा स्टूडेंट हैं और हमने अच्छा किया है। 2 नंबर के प्रश्नों में वो कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ये तय करते हैं कि आपका आने वाला जो शीट है एग्जामिनर किस मूड से चेक करेगा। सम समझ में आ गया है? तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम है। और विद्युत आवेश दो तरह के हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, एक पार्ट ये है विद्युत आवेश का। दूसरा, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश 3 तरह के गुण होते हैं: आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की योज्यता। आवेश का संरक्षण क्या होता है कि किसी भी विलगित निकाय में हमेशा आवेश नियत रहता है। विलगित निकाय क्या होती है? जिस पे बाहर के किसी भी एनवायरनमेंट का, कंपोनेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस निकाय को हम लोग विलगित निकाय बोलेंगे। और उस निकाय के अंदर हमेशा आवेश नियत रहता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो हमेशा आवेश पूर्ण गुणज के रूप में ही उत्पन्न होगा। विद्युत आवेश की योज्यता क्या होती है? किसी भी निकाय के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग उस आवेश का कुल आवेश होगा। ठीक है, इतनी बात है, ये हमने पढ़ लिया है। अब आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूरे पूरे आपके 12th के फिजिक्स की जान, जो है कूलॉम का नियम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर का कहूँ, या मैं ये कहूँ नियम, या मैं बोलूँ कि पूरे 12वीं की फिजिक्स की नींव, कूलॉम का नियम। हम सेकंड चैप्टर में, तो सॉरी, सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे यानी कि मयंक के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।